नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ चलें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के तफसीली फ़ैसला आने के बाद इसको हम 3 पैराए पे ले लेते हैं। 3 चीज़ों को हम सामने रखते हैं, दैन फिर अपने मेहमानों से उसकी राय लेते हैं। देखिए, ये जो फ़ैसला स्पेशल कोर्ट ने दिया, इसके बारे में सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि इसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं थी। विदाउट ज्यूरिडिक्शन ये फैसला आया है, एक बात। दूसरा बात कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन कैसे है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तीसरी तरफ ये है कि जो कानूनी तकाजे थे वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मसलन 342 का मुल्जिम का जो स्टेटमेंट होता है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। मुल्जिम की तरफ से जो एविडेंस है उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। और आर्टिकल 6 को स्पेसिफिक करके, जबकि आर्टिकल 6 में 1A यानी ए भी है और बी भी है, आपने स्पेसिफिक फैसला दे दिया। इस पर भी कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये लेक्यूना है, कानूनी सिकम है। इसी तरीके से ये भी है कि जी आप एक क्रिमिनल केस में एक शख्स को सज़ा कि वो मौजूद ही नहीं तो उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। और अगर आप जब आप क्या कहते हैं, जो क्रिमिनल लॉ है उसका अगर 9 सेक्शंस को कोट करते हैं तो उसमें भी ये कहा गया कि आप चलाएं मुकदमा, लेकिन डिसीजन का कहीं पॉइंट नहीं है। तो ये कई लेकुना, और भी लेकुनाज हैं, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये सारे लेकुनाज रहे। अब आता है कि दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल केस है, इसका फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये केस ही नहीं बनता था। केस इसलिए नहीं बनता था कि आर्टिकल 90 के तहत फेडरेशन का मतलब है कि वफाकी काबीना और वजीर आज़म, और जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट का आया उसमें भी उन्होंने तशहीर कर दी, बता दिया। हालांकि आर्टिकल 90 तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बहुत पहले से है, लेकिन तशरीह भी कर दी कि फेडरेशन से मुराद वजीर आज़म और काबीना है। और आर्टिकल 6 इनिशिएट ही नहीं हो सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट ना करे, यानी वजीर आज़म प्लस काबीना की अप्रूवल ज़रूरी है। वजीर आज़म, यह मुशर्रफ साहब के केस में क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने, जो एक वजीर आज़म थे, उन्होंने ख़त लिखा, सेक्रेटरी इंटीरियर स्टेट के नुमाइंदे हुए और केस इनिशिएट हो गया। तो तमाम लॉयर, बिलखुसूस, यहां बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूं, तमाम लॉयर, इवन के पीपल्स पार्टी का लॉयर भी फारूक इचनाई, बड़े अहम लॉयर भी, और मौजूदा रियासत के 2 अहम नुमाइंदे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर एंड लॉ मिनिस्टर जनाब फरूक नसीम का ये कहना है कि ये केस बनता ही नहीं है आर्टिकल 6 का अगर इसमें फेडरल हुकूमत यानी वफाकी काबीना से अप्रूवल नहीं ली गई, तो इसमें तो ली नहीं गई थी। आखिरी, ये जो फैसला दिया है जज साहब ने, ये जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा फैसला नहीं आया है। जुडिशियल हिस्ट्री में ये कानूनी फैसला है या इंतकामी फैसला है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आइए मैं तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ है कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, सदर वस्ती पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शेख वकास अकरम, साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, रहनुमा बलोचिस्तान अवाम पार्टी के, आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ हैं लाइन पे। जी कायरा साहब, मैं बात तो पहले यहां से शुरू करता हूं कि ये जो फैसला दिया है, तफसीली फैसला, जिसके बारे में हर आदमी ये कह रहा है कि जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा फैसला नहीं है कि एक शख्स को, आप जो आर्मी चीफ रहा हो और उसको आप कह रहे हैं कि जी चले, आर्मी चीफ छोड़ें, एक पाकिस्तानी है, एक इंसान है, उसको आप कह रहे हैं कि जी वो मर भी जाए तो उसको घसीट के लाएं और टांग दें। कैसे देखते हैं इस फैसले को सर आप?
डॉक्टर साहब, यही वो चंद सतरे या चंद अल्फाज है जिसकी बदौलत ये सारी बहस खुली है और जिस पे यकीनन सारी कौम जो है वो बड़ी हैरान और परेशान हुई है। वरना जो फैसला अदरवाइज है उसके अंदर जजेस ने, 2 जजेस ने बड़े डिटेल में मेरिट डिस्कस करके उस फैसले को अनाउंस किया है और इसकी सजा भी जो ये स्प्लिट डिसीजन है, 2-1 के साथ फैसला हुआ है। जहां तक ताल्लुक यह है कि ये 6 साल से चल रहा केस है। एक वफाकी हुकूमत ने ये केस दायर किया था, 5 दफा ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। जनरल मुशर्रफ साहब को यहाँ भी मौका मिला और आपको याद होगा एक दफा वो शख्स शहजाद से अदालत जाते जाते सीधे AFIC चले गए। फिर कासिफ साहब वहाँ क्याम के बाद फिर उनको बाहर जाना पड़ा, बाहर चले गए और उनको फिर ये भी मौका दिया गया कि आप वाया सैटेलाइट अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहें तो करा दें। लेकिन फिर वो तो ना करा सके उनकी अदालत की बदौलत, लेकिन बाद में वो सेहतमंद भी हुए और दीगर मसरूफियात भी रही। लेकिन ये जो इस वक्त कलिया बना है और जो इस तरह इस वक्त एक माहौल बन गया है, जनरल मुशर्रफ एक इंडिविजुअल है, वो एक सियासी जमात के सरबराह बने। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी एक जमात बनाई, वो उसके सदर बने, वो उसको चलाते रहे। पूरे मुल्क में उन्होंने उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की और जब वो बाहर चले गए, अलील हो गए, तो फिर उन्होंने उससे मुस्ताफी हो गए। तो अब उनको ये कहना कि जी एक साबिक आर्मी चीफ और एक साबिक सदर गद्दार कैसे हो सकते, तो हमारी अपनी फौज और दुनिया भर की फौज में बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को सजाएं दी गई हैं गद्दारी पे या अपने मुल्क के खिलाफ काम करने पे। ये कोई अजंबे वाली बात नहीं। और चौथी गुजारिश ये है कि अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जब इमरजेंसी प्लस को नल एंड वाइड करार दिया तो उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा, ये फैसला आइन से मुतसादम ही नहीं, ये आइन की वायलेशन है और ये एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पे केस चलना चाहिए, लेकिन हम ट्रायल कोर्ट नहीं है, इसका अकॉर्डिंगली फैसला किया जाए। और जब ये ट्रायल कोर्ट बनाई गई, इसमें 3 जजेस तीनों हाई कोर्ट से लिए गए और ये ट्रायल कोर्ट ने अपना केस शुरू किया तो ये यहाँ पे मामला उठा। आपको याद होगा एक दफा साबिक चीफ जस्टिस उस वक्त के अटॉर्नी जनरल, और मुझे याद आ गया ये हमारे अटॉर्नी जनरल और हमारे लॉ मिनिस्टर मौजूदा जो है ये तो जनरल मुशर्रफ के वकील रहे हैं, लिहाजा इनका तो अपना क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, वैसे भी जो बयान दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये मामला उठाया गया कि जनाब इनके साथ तो बहुत सारे गवर्नर्स और मिनिस्टर्स और उस वक्त के वजीर आजम और कोर कमांडर्स और ये सारे लोग उसमें शामिल थे। तो उसके ऊपर बाकायदा शायद जो ट्रायल कोर्ट थी, ये बेंच था, उससे ये प्ली मान ली, लेकिन ये मामला हाई कोर्ट में लेके गई गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने तो उसको रीएंडोर्स कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इसमें बाकी लोगों का नहीं, जनरल मुशर्रफ का अपना ये फैसला था, उनके खिलाफ ये केस चलना है। ये मामले तो ऑलरेडी अदालतों में तय हो चुके हैं और जिन जज साहब ने ये तल्ख अल्फाज लिखे या नामुनासिब अल्फाज लिखे, बिल्कुल यूं तो हमारे वहाँ बहुत सारे लोगों से मुतालबे होते हैं, लोग तो मुतालबे करते थे। कसूर में बहुत सारी जगहों पे बच्चियों के साथ रेप हुए, उनके कत्लेआम हुए, तो लोगों ने मुतालबा किया कि कातिलों को सरेआम सजा दो, लेकिन वो लोगों के मुताबिक, वो अदालतों के फैसले नहीं थे। और बाद वक्त सुबार्डिनेट कोर्ट्स ने इस तरह के फैसले दिए भी कि इसके टुकड़े कर दो, इसके फलां कर दो, लेकिन जो आला अदालतें थी उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। ये तीनों जज साहबान हाई कोर्ट के जजेस थे, इनको इस तरह के फैसले से, इस तरह के अल्फाज से जज साहब को एतराज करना चाहिए था। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि इसका अगला जो मरहला है वो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं, जिस तरह आज कहा जा रहा है कि मुल्क के इदारों को आमने सामने खड़ा करके कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं, और आज इस अदालत के जो फैसला डिटेल जजमेंट आई है उसके जवाब में जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो उसी को एड्रेस कर रही थी। उसके जो अल्फाज थे वो बड़े मानी खेज और बड़े हैरान कुन थे। तो मैं समझता हूँ कि एक तो जनरल मुशर्रफ एक इंडिविजुअल है, अगर उनका एक्ट गलत है तो इदारे को उसके साथ लिंक नहीं करना चाहिए। इदारा सबको प्यारा है, सबके लिए मोहतरम है, सब चाहते हैं इदारे का वकार हो। मैं चाहता हूँ मेरी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज हो,
मेरी एजेंसी दुनिया की बेहतरीन एजेंसी हो, मेरी अदलिया दुनिया की बेहतरीन अदलिया हो, कोई दुनिया का मुल्क मेरे मुल्क की तरफ देख ना सके। शेख वकासम रज़ा, मैं ज़रा अपने 3 हिस्से में सबसे आखिरी हिस्से में आया हूँ उससे पहले, और वो ये हिस्सा है कि जनाब जो जज ने फैसला दिया उस फैसले में जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और फिर रिएक्शंस भी आया है आर्मी का, और बहुत सख्त रिएक्शंस आया है, और लोगों का ये भी कहना है कि 2 इदारे एक आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। फिर ये भी बात की जा रही है कि जी ये एक साजिश के तहत सारा हो रहा है। कैसे देखते हैं? देखें, जो रिएक्शन आया है वो सिर्फ पाक फ़ौज की तरफ से नहीं आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपने आज सुनी, उससे पहले भी जिस दिन फैसला आया, शॉर्ट जजमेंट जिस दिन आई, उस दिन भी DGISPR की तरफ से आपने गुफ्तगू सुनी। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ फ़ौज की तरफ से नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग, वकला की मैंने गुफ्तगू सुनी है, उनकी तरफ से इस पर रिएक्शन आया है। अवामी हलकों में से इस पर रिएक्शन आया है। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उसकी तरफ से इस पर रिएक्शन आया है। बल्कि कायरा साहब की अपनी पार्टी के एतजाज़ एहसन साहब जो हैं, आज उनकी तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि ये गलत है फ़ैसला। इसके अलावा अगर आप देख लें तो जो सिर्फ फ़ौज के तर्जुमान नहीं, देखें ना, जनरल बाजवा जो है, ही हैड टू विज़िट दी SSG यूनिट। बड़ा सिंबॉलिक था कि उनके साबका कमांडर जो हैं उनके साथ उनका जो फ़ैसला आया तो फिर उनको भी कंसोल करना है। मुल्क के हालात जो हैं वो इस तरह के हैं। सो ऑलमोस्ट हर शोबे में से इस जो आर्टिकल, ये जो 66 जो सेक्शन है, इसके हवाले से खुल के रिएक्शन आया है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये रिएक्शन सिर्फ फ़ौज की तरफ से है, ये सब की तरफ से है। हाँ, जिस दिन शॉर्ट जजमेंट आई उस दिन मैंने ये देखा कि मीडिया पे बैठे हुए 90% लोग जो है वो दबे अल्फाज में और खुले अल्फाज में इस फैसले की हिमायत कर रहे थे। आज मैंने सुबह से नोटिस किया है कि मीडिया की तरफ से भी वो तमाम लोग जो दबे और खुले अल्फाज में उसकी हिमायत कर रहे थे, आज खुल के इसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं। इदारे बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। देखें, गुफ्तगू से, लफाजी से हम अपनी ऑडियंस को तो खुश कर सकते हैं डॉक्टर साहब, मगर हम हकायक से नहीं भाग सकते हैं। और हकीकत यही है कि वो दरार जो है वो पैदा हो चुकी है, और जब इदारों के दरमियान वो दरार पैदा हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं स्कोर्स भी सेटल होते हैं, और ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। जहाँ तक रह गया कि ये इंडिविजुअल हैं और उन्होंने एक पार्टी बनाई और वो चले गए, देखें, ये जो पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त है, चाहे इदारों में है चाहे अवाम में है, वो इस चीज़ के बिल्कुल बरअक्स है। बहुत से लोग जो उस वक्त जनरल साहब के मुखालिफ भी थे, आज मैंने उनके हक़ में बोलते देखें। मैं तो उनके साथ था और मैं हमेशा आई हैव प्रेज्ड हिम इन गुड वर्ड्स। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, इससे नुकसान हुआ है। और एक ऐसा फ़ैसला जो गैर कानूनी है, जो गैर आइनी है, जिसकी बुनियाद गलत है, जिसके अंदर बहुत से कानूनी तकाज़े जो है उनको ओवर रूल किया गया है, जिसके अंदर उनको मौका नहीं दिया गया है। और रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर 2007 में वो चीज़ जब जुर्म थी ही नहीं और वो 2010 में आके हुई, और आप उसको फ़ैसला इस वक्त कैसे दे सकते हैं, ये एक कानूनी बहस है। कोई वकील इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करेगा। मगर मैं तो ये समझता हूँ कि जिसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, उस फैसले की बुनियाद पे किसी को, एक आदमी जिसने आपके लिए जंगें लड़ी हैं, जिसने दहशत गर्दी जो है वज़ीरिस्तान और वाना ऑपरेशन से लेके आगे तक, यहाँ तो किसी सियासी हुकूमत को मैं आपको बताऊँ, किसी लोकल कलदम जमात का बंदा मारना पड़ जाए ना, किसी लश्कर का या किसी जमात का जो बैन है, तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मौत पड़ी हुई होती है कि कल हमारे बच्चों का वाली वारिस कौन होगा जब हम हुकूमत में नहीं होंगे। इन्होंने तो उज़्बेक, अरब्स और दुनिया जहान के दहशतगर्द जो इस खत्ते में जमा हो गए थे, मार मार के फेंके, और उन्होंने दुनिया पे भी एहसान किया और हमारे मुस्तकबिल के लिए भी दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कंट्रीब्यूशन दी। मैं तो सियासी बात करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कायरा साहब ने जिक्र किया कि ये दोनों जो वकील हैं, मंसूर साहब और फ़ारूक साहब,
ये उनके वकील भी थे। हुकूमत ने बड़ी गैर संजीदगी का जो है वो मुजाहरा किया है हुकूमत, और उसकी एक वजह भी है डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो मैं बताता चलूँ। और मैं साथ साथ ये भी कहता जाऊँगा कि पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन साहब का तो मैंने बता दिया आज ये 66 सेक्शन के हवाले से उनका कितना क्लैरिटी के साथ उन्होंने बयान दे दिया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनरल साहब के बाद तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और ये हमेशा इन चीज़ों का बड़ा खुल के जिक्र करते हैं। तो ये केस फिर इनकी हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अगर ये केस इतना जायज़ था और बनता था? इन्होंने तो जनरल साहब को, मैं तो इस बात के हक में, इन्होंने जनरल साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा प्रेसिडेंसी के अंदर। मैं बिल्कुल आई लाइक इट, और बिल्कुल एक जर्नैल को और एक सदर को ऐसे ही जाना चाहिए था। इन्होंने भी जो उनके शान इस्तकबाल था वो करके वापस भेजा था। और हुकूमत में भी वो लोग बैठे थे कि जिनको उस वक्त डंडे सोटे पड़े थे। तो सारे गठ जोड़ का नतीजा फिर यही निकला कि आज जिस इदारे से मदद मांगते हैं और जिस इदारे की सपोर्ट से यहाँ बैठने के लिए तरले करते हैं, अंदर ही खाने। और जो आपने कहा ना कि विड्रॉ कर लेते, मैं आपको इंकशाफ करता जाऊं डॉक्टर साहब जी। मैं सर विड्रॉ के ऊपर अगला सवाल है सर, सॉरी, विड्रॉ के ऊपर मेरा सवाल है सर, वो मेरा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जरा पहले सेनेटर अनवारुल हक साहब से पूछ लेता हूं। अनवारुल साहब, बड़ा एक अहम पॉइंट रेस किया है वकास साहब ने, जो मेरे जहन में भी है, बहुत से भी लोगों के, कि पीपल्स पार्टी ने इस केस को नहीं उठाया। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के केस में भी ये कंक्लूड नहीं हुआ, बिल्कुल डेड रहा। 15 महीने में इमरान खान साहब के आपके इत्तेहादी, आप उसके इनके इत्तेहादी हैं, और यह भी कहा जाता है कि फौज और इमरान खान की हुकूमत एक पेज पे है। इस बुनियाद पर तो पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्टेड भी कहती है, और यह भी है कि जी फौज और ये हुकूमत एक ही है, ये तासुर आता है सामने। और इसके दौर में, इसके 15 महीने के अंदर ये इतना बड़ा फैसला आया। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा कि ये हुकूमत क्या कर सकती थी, मैं तो इस पे जा रहा हूँ कि क्या ये जो फैसला दिया है अदालत ने, ये दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तरफ कि ये फैसला सही है, दूसरी तरफ 66 को जब लाते हैं तो लैंग्वेज गलत है। क्या आप इसको किस तरह देखेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं इसकी इब्तिदा इस तरह करूंगा कि जज साहब के पैरा 66 को बुनियाद बनाकर अगर सबसे पहले पैरा 66 को बात को समझा जाए दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में, तो मेरे ख्याल में पूरी जो एक एडिफाइस क्रिएट की गई है, पूरी जो बिल्डिंग एक बिल्ड की गई है, वो उस कंक्लूजन तक वो कैसे पहुंचे हैं, वो उसकी वजाहत थोड़ी सी हो जाती है। जज साहब इसमें फरमाते हैं कि अगर वो कहीं फौत हो जाएं, ये शख्स, मैं उनको एक शख्स के तौर पे ले रहा हूँ, एक इंडिविजुअल के तौर पे ले रहा हूँ, जिनका नाम परवेज़ मुशर्रफ है, मैं उनके किसी फॉर्मल टाइटल को भी छोड़ देता हूँ। अगर वो कहीं पे मुर्दा डेड पाए जाएं तो उनको ला के डी चौक में 3 दिन तक फांसी पे उनकी लाश को ड्रैग किया जाए, लटकाया जाए। इससे एक चीज़ स्टैब्लिश हो रही है सबसे पहले कि एक एक्सट्रीम वेनम, हेट्रेड, प्रेजुडिस अगेंस्ट दिस वन स्पेसिफिक इंडिविजुअल जज साहब के जहन में मौजूद है। मैं उनकी ना मेंटल कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, ना किसी और चीज़ पे कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इस जुमले से, इस पैराग्राफ से मैं इस नतीजे पे ज़रूर पहुँच रहा हूँ कि ये इस मज़कूरा शख्स से एक इंतहाई नफ़रत आमेज़ अंदाज में निपटना चाहते हैं। अब इसी शख्स जिसके मुतालिक ये इतना भरा हुआ दिल रखते हैं एक ख़ास इमोशन का, उसके मुतालिक 2007 में वो उस वक्त के सदर और आर्मी चीफ भी थे, उन्होंने एक एक्शन लिया है जिसको कानूनी नुक्ता नज़र से कोई एब्रोगेशन कह रहा है, कोई सस्पेंशन कह रहा है, कोई सबवर्जन कह रहा है, उस पर एक बड़ी लीगल बहस चल रही है जो कोर्ट के सामने भी हुई है। और वो इस हेट्रेड जिससे वो कर रहे हैं, उनके उस एक्शन को इंटरप्रेट करते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एब्रोगेशन हुई है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि उस वक्त कोई हुकूमत की टेक ओवर नहीं हुई, जुडिशरी की सस्पेंशन हुई है, गलत या ठीक उस पर बहस हो सकती है। और फिर 18वीं तरमीम में सस्पेंशन को ऐड किया गया है और जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसके तहत
उसको इग्नोर किया गया है, उस प्रिंसिपल को कतन दरखोर इतना नहीं समझा गया है और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए। जब आप अप्रोच ऐसे करते हैं, आपकी बुनियाद जिसकी खमीर दुरुस्त ना हो, उसका नतीजा कैसे दुरुस्त हो सकता है? हो सकता है कि अगर एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव जज इसी लीगल रीजनिंग के तहत जाता जिसमें ये नफरत का एलिमेंट ना होता, जो मेरी नज़र में 66 में स्टैब्लिश हो गया है, पाया जा रहा है, वो अगर इस कंक्लूजन में पहुंचता तो हो सकता है हमारे जैसे लोगों की राय कुछ और होती। अब चूंकि वो उनकी बुनियाद ही गलत हुई है, तो मैं समझता हूं उनका नतीजा भी गलत है। साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि एक इख्तिलाफी नोट जिस जज साहब ने दिया, उनकी भी रीजनिंग को देखना चाहिए। वो तो इख्तिलाफी है ना सर, फैसला तो रीजन, फैसला तो सर फैसला जो है वो देखा जाता है कि 2-1 से दिया है। इख्तिलाफी नोट तो आते रहते हैं सर, उसकी अपनी एक कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन जो फैसला आ गया है जिस पर अमल होना है वो 2-1 के मुकाबले में। मैं आगे आपसे बात करूंगा, कहना चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत, डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं आगे बात करूंगा सर, मैं आपको पॉइंट दूंगा सर। मौजूदा हुकूमत ने एक्सटेंशन के केस में जिस तरीके से इस इदारे की तज़हीक की है, उसके ऊपर तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इनकी डिग्री चेक कराओ। इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी के हवाले से भी इन्होंने मसलन मौजूदा हुकूमत की हर जगह तज़हीक हुई। उसके बाद मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनाती में इस हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इनको आइन और कानून का पता नहीं है। और उसके बाद एक्सटेंशन के बाद अब इस केस के हवाले से जो आर्टिकल 6 का केस बनता नहीं था, उसमें एक सिंपल एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, नहीं दी थी, और अब अपील में जा रहे हैं और रेफरेंस करने जा रहे हैं। रेफरेंस में भी मिसलीड कर रहे हैं, ये जो मैं एक एज ए तालिब इल्म समझ रहा हूँ। उस वक्त भी मैंने एज ए तालिब इल्म कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट का काम है, ये एक्सटेंशन देना और ये ड्यूरेशन तय करना ये काबीना का काम नहीं है। तो फिर एक एज ए, और वो साबित हुआ बाद में, एज ए तालिब इल्म फिर एक कोट कर देता हूँ कि गवर्नमेंट लीगल टीम इज मिसलीडिंग टू टॉप फंक्शनरीज बाय प्रोपोजिंग फाइलिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगेंस्ट जस्टिस वकार सेठी, जो भी है चीफ ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इन जस्टिस नकवी केस में, जस्टिस नकवी केस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट नो रेफरेंस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट जज ऑन अकाउंट ऑफ हिज जुडिशियल ऑर्डर, ओनली रेमेडी इज टू बी फाइल्ड अपील इन सुप्रीम कोर्ट। कोई जजमेंट पे वो कहते हैं नहीं हो, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बता दिया, मैंने कोर्ट किया है। आगे चल के इस पर सवाल करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं एक सवाल लेके। कायरा साहब, आपने एक पॉइंट उठाया था अनवर मंसूर और फरूक नसीम साहब का, वो दोनों मुशर्रफ साहब के वकील थे, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, वो इस वफाक के उस ओहदे में बैठे हैं जहां हुकूमत या रियासत रिप्रेजेंट करती है कानून को। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आ जाता हूं फारूक एच नाइक का स्टेटमेंट, अगर आप कहेंगे तो मैं ऑनर कर दूंगा। अभी उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि आर्टिकल 6 जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकता अगर एक फर्द उसको इनिशिएट करे, जब तक फेडरल गवर्नमेंट उसको इनिशिएट नहीं करेगा वो केस नहीं बनता। तो हम फारूक एच नाइक का पॉइंट उठा लेते हैं सर। तो अब ऐसे वक्त में जब ये दोनों मुशर्रफ साहब के वकील भी हैं और इस वफाक के दोनों अहम कानूनी जगह पे बैठे हैं और दोनों ही टेलीविजन में बैठकर कहते हैं कि ये केस नहीं बना है, और आज अगर हुकूमत कहती है कि हम अपील में जाएंगे, तो क्या ये बेहतर नहीं था सर कि जब वो ये कह रहे हैं कि ये केस बना ही गलत है, तो ये वफाक की हैसियत से ये केस वापस ये हुकूमत ले सकती थी। इसने ये केस वापस नहीं लिया। माजी में भी थोड़ा सा अरसा पहले मेंबर इलेक्शन कमीशन हो, एक्सटेंशन का मसला हो, पार्लिमानी कमेटी हो, यहाँ हर जगह इनकी कानूनी बहुत बड़ी सुबकी हुई है सर, एक्सटेंशन के मामले में भी। तो मेरा एक सवाल है सर जो आपसे अब है कि क्या मैं ये सवाल नहीं उठा सकता कि मौजूदा हुकूमत जो है वो डबल खेल खेल रही है? क्या कहेंगे सर?
डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे साथी माइंड ना कर जाए, मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि ये गवर्नमेंट का इनएक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ ज़हनों के लोग इकट्ठे हुए हैं, आपस में कोई कोहेजन नहीं है। जहां तक ताल्लुक अटॉर्नी जनरल साहब का और लॉ मिनिस्टर साहब का है, अब वो तो उनके ओहदे के मुनाफी बात है। अगर वो उनका केस जाके प्लीड करना चाहे और गवर्नमेंट को वो राय दे रहे हैं, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बुनियादी तौर पे। वो एक हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं कि एक जज साहब ने एक पैराग्राफ, पूरी जो इस वक्त जो डिबेट है पूरे मीडिया में और सारे मुल्क में, वो एक पैराग्राफ है। उसके अंदर जो अल्फाज अदा हुए हैं उसको कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता, ना करेगा ना। और हम समझते हैं कि वो अल्फाज कर देने से जज साहब का जो बाकी का सारा जो उन्होंने बड़ा बारीक भी नहीं से शायद किया होगा सारा फैसला, उस पर भी ज्यादा आ गई। और लेकिन ये मेरे भाई हैं, फरमा रहे थे कि इस्लामिक लॉ के तहत ऐसा नहीं है। एज फार एज इस्लामिक इंजंक्शन इज कंसर्न या अस्माए हुस्ना या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तो बिल्कुल बात अपनी जगह मोतबर है। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री ऐसी सजाओं से भरी पड़ी है। जब हाथी के पांव तले कुचले गए और उनकी लाशें लोगों की, और दसियों नहीं बीसियों नहीं हंड्रेड्स ऑफ द पीपल उनके किलों के बाहर लटका दी जाती थी, और जब तक उनको चील कव्वे नहीं खा जाते थे, लोगों के लिए निशाने इबरत। ये इस्लामिक हिस्ट्री भरी है हुई ऐसे। सो वो कोई हमारी उसमें कोई बड़ा जान नहीं बनेगी उस आर्गूमेंट में। लेकिन ये इटसेल्फ पाकिस्तान के अपने कानून के मुतकाजी नहीं है, हमारे अपने खिलाफ है। यूं तो डॉक्टर साहब आपको याद होगा ना, वो कसूर में एक वाकया हुआ एक बच्ची के साथ, तो उसको बच्ची को कत्ल कर दिया गया, उसके कातिल को गिरफ्तार किया, तो लोगों का मुतालबा था कि इसको सरेआम फांसी दी जाए। मीडिया ने भी कहा, हमने भी कहा, लेकिन जुडिशरी ने कहा कि नहीं, ये हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सो जज साहब को ये ख्याल करना चाहिए था। अब ये मामला जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रेटिफाई हो सकता है, यकीनन हो जाएगा। इस फैसले को जनरल मुशर्रफ को दी जाने वाली सजा पे रेमेडीज अपनी जाके अवेल करनी चाहिए, लीगल बैटल करनी चाहिए उनको। लेकिन इसको इदारे की तज़हीक, तौहीन या इदारे की तजलील या उसको अंडरमाइन करने के साथ लिंक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें तदब्बर और तहम्मुल की जरूरत है। रही बात कि ये दोनों हमारे जो लॉ ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, ये क्या अपील करेंगे? हुजूर गुजारिश ये है कि ये 1.5 साल हो गया, तकरीबन 1.25 साल से ज्यादा अरसा हो गया, केस चल रहा है, बार बार नोटिस हो रहे हैं। ये अगर चाहते तो उस वक्त अपना केस विड्रा कर लेते। फिर फाइनली एक लम्हा आ गया कि अदालत ने कहा हम फलां दिन ये जजमेंट अनाउंस कर देंगे। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट में गई और कहा जाके हाई कोर्ट में कि जिसको स्टे किया जाए, हम चाहते हैं कि जनरल मुशर्रफ को मौका नहीं मिला। फिर वो स्टे हुआ, कोर्ट ने कहा कि इनको 5 तारीख तक का वक्त दिया, इनको सुनो। और वो कोर्ट ने सुना, सुनने के बाद फिर उनको ये मौका दिया गया। सारा कुछ होने के बावजूद आज फिर कहा जा रहा है कि उनको लिक्विड टाइम नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब गुजारिश है कि हुकूमत जो थी ना, वो कंप्लेनेंट थी, कंप्लेनेंट की कंप्लेंट तो एड्रेस हो गई, सजा हो गई। अब जाके कंप्लेनेंट ये नहीं कह सकता कि सजा में कमी की जाए। हाँ, वो ये तो कह सकता है कि सजा आपने कम दी है, इसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। यानी जो बंदा मुल्ज़म है वो तो जाके सजा में तखफीफ मांग सकता है। जो मुद्दई है वो तो ये कह सकता है तो कहा सर जो रेमेडी देनी थी हुकूमत ने, सर इसीलिए तो मैंने कहा था कि सर ड्राफ्ट कर सकते थे, उस दिन कर लेते, जिस दिन अगर वो समझती थी तो पहले जाती। वो जब जाना था तब गए नहीं। वो हो गया, खड़े होकर यस उस वक्त नहीं गए। शेख वकास साहब थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं, जबकि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास फरूक नाइक का भी स्टेटमेंट है, मेरे पास फरूक नसीम का भी है, और बड़े बड़े वकीलों का भी है, खालिद रांझा का भी है, सबका है कि ये केस जो है उसमें बहुत लैकूना है। डॉक्टर साहब अगर मुझे एक लाइन कहने दें, मैं मान लेता हूं सर, मैं हाँ कह दें सर। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर इसमें तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए तो जो हालात बने पड़े हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट इस केस को वैसे रिमांड कर दे कि उसको दोबारा देखा जाए, तो ये बजाय से कि इसके टेंशन बढ़े। लेकिन सर लेकिन सर जो फैसला आ चुका है, वो अगर पार्डन भी कर देना अगर सदर साहब, तो ये जुर्म खत्म नहीं होगा। माजरत के साथ ये जो एक इफेक्ट आ गया है, वो इफेक्ट तो इससे नहीं जाएगा ना सर। ये इफेक्ट जनाब आइन एब्रोगेट करने का इफेक्ट तो फुल सर मैं थोड़ी देर सुप्रीम कोर्ट की। यस लेकिन सर वो होता है ना कि ये हो गया था कि आइन एब्रोगेट हुआ हुआ है। मैं शेख वकास साहब की तरफ जाता हूं। शेख वकास साहब, मैं एग्री कर लेता हूं कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है वो कानून तोड़ा है, और वो वाकई
जो हैं वो आर्टिकल 6 के जिम्मे में आते थे। लेकिन सर एक ड्यू प्रोसेस लॉ है, एक तरीका है आर्टिकल 6 को इनिशिएट करने का, वो नहीं हुआ। वो मौजूदा अटॉर्नी जनरल भी मांगते हैं, लॉ मिनिस्टर भी मानते हैं, फरोख एच नाइक जैसा वकील भी जो पीपल्स पार्टी का बहुत अहम वकील है वो मानता है। तो जब इनिशिएटिव केस गलत हुआ है तो हुकूमत ने उस वक्त विड्रॉ क्यों नहीं किया सर? जी सर। देखें सर, डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अगर ये पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है कि इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है, मैं एक दफ़ा दोबारा ये बात कर रहा हूँ, तो फिर ये केस इनको अपने दौर में बना लेना चाहिए था, इसलिए कि इनकी बड़ी जद्दोजहद है डिक्टेटोरियल रिजीम्स के ख़िलाफ़। तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी में बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग थे। मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने वो केस नहीं बनाया तो मजबूरी तो नहीं थी, इनके पास तो सदर भी थे, इनके वज़ीर आज़म भी थे, हम इनके इत्तेहादी भी थे, इनकी सूबों में भी हुकूमतें थीं। सो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ को मौका मिला, और मियाँ नवाज़ शरीफ का भी एक हिस्ट्री है PMLN की ग्रज की इदारे के साथ। तो एक केस जो है वो इसीलिए उसमें कानूनी और आइनी तकाज़े उस केस को बनाने के लिए नहीं फॉलो किए गए, और वो केस बनाया ही MLFID के ऊपर गया और फिर उसको चलाया ही इसी सूरत में गया। तो ऐसी सूरत के अंदर हुकूमत कंप्लेनेंट है, ये हुकूमत बिल्कुल कह सकती थी अदालत को कि जनाब हमसे पिछली गवर्नमेंट ने ये एक केस जो बनता नहीं था वो बना के पेश किया है, और इस हवाले से हम इस केस को परसू नहीं करना चाहते। तो इसमें कोई सुब की शर्म वाली बात नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और देखें ना, आपने फ़रूख एच नाइक साहब का जिक्र किया, मैंने कहा ना आज एतजाज़ एहसन साहब ने भी कहा, उन्होंने कल भी कहा। मैं इसके साथ एक और बात ऐड करता चलूँ कि ये जान लीजिए कि वज़ीर आज़म को ये कहा गया और इनकी टीम ने भी कहा और दोस्तों ने कहा कि जी ये केस जो है क्योंकि गलत उस पर बनाया गया था तो आप इसको विड्रॉ कर लें। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब आप इसकी कोई PTI का बंदा तस्दीक कर सकता है या इसको रिजेक्ट कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया, और उनका ख्याल था कि देखें ना कि वो देखें ना, आप दो काम नहीं कर सकते, आप राइट को भी खुश करें, आप लेफ्ट वालों को भी खुश करें, आप लिबरल्स को भी खुश करें, आप मौलवियों को भी खुश, ये दोनों बंदों को खुश करते करते ना वो गधा जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। और अब यही हुआ कि इंटेंट जो है वो गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वो बड़ी खुल के सामने आ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नियतन किया गया हाफ हार्टेडली। ये जो आखिर भी दरखास्तें थी, वो दरखास्त क्या थी कि जनाब इसको इसलिए डिले किया जाए क्योंकि शौकत अजीज़, अब्दुल हमीद डोगर और जायद हामिद भी मुल्ज़िम हैं, उनको भी साथ लेके इस केस को चलाया जाए। भाई जब आपके वकला अब इस वक्त ये कह रहे हैं कि जनाब ये बनता ही नहीं था और इसमें चीज़ें फॉलो ही नहीं की गई, तो आपने दरखास्त में ये बात क्यों नहीं की? दरखास्त में आपने डिले की जो इजाज़त इसलिए मांगी क्योंकि आप दूसरे मुल्ज़िमों को एड एंड अबेट वाले सेक्शन के अंदर ऐड करना चाहते थे। तो ये अजीबो गरीब कंफ्यूज किस्म का वो था, और ये बिल्कुल इंटेंशनल मिस हैंडलिंग है, और इनको इसके ऊपर शर्म करनी चाहिए कि इन्होंने। आपने तो बता दिया सर, आपने बता दिया कि वज़ीर आज़म को बताया गया, वज़ीर आज़म को बताया गया और वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ ये कहते हैं कि, और ये अच्छी बात है, वक्त नहीं है मुझे काकर साहब को भी पूछना है आइन के खिलाफ वर्जी की। चलें पूछ लें, आप पूछ लें। मैं तो सिर्फ एक रास्ता बताना चाह रहा था। अगर आप मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले, मैं ब्रेक के बाद काकर साहब की तरफ आता हूं। छोटा सा ब्रेक। काकर साहब, यहाँ तो सारा का सारा टर्न हो गया शेख वकास के स्टेटमेंट से। मैं तो अब समझ रहा था कि ये कानूनी वजीरों ने जो है ये मुजरिमाना खामोशी की है। नहीं, उन्होंने बताया वजीर आजम को, और वजीर आजम ने इस केस को विड्रॉ करने से मना कर दिया। अभी जो स्टेटमेंट आया, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो मेरे पास ये कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से क्या किया या क्या कहा है। मैं तो प्रिजम्पशन पे ये बातें हो रही हैं इस वक्त तक, मेरे पास कोई एविडेंस सच नहीं है। हैविंग सेड दिस, मैं फिर दोबारा हैरान हो रहा हूँ, अगर ये कैफियत इस तरह की है जो कि यकीनी तौर पे है
कि सिंगल कंप्लेनेंट मियां नवाज शरीफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे, वो आर्टिकल 6 के तहत एक मुकदमा जो है उसको इनिशिएट करना चाहते हैं। मुझे हैरत और मज़ीद ज़्यादा हो रही है कि क्या जिस अदालत के सामने जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट हुई, उन्होंने इस्तिगाज़त से यह सवाल नहीं किया कि हमने इस मुकदमे का फ़ैसला आर्टिकल 6 के तहत करना है और इसके जो कंप्लेनेंट है वो फेडरल कैबिनेट अब तक नहीं है, तो जब तक आप फॉर्मर कैबिनेट से कोई मिनट्स अप्रूव करा के कंप्लेनेंट के तौर पे नहीं आएंगे, हम ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हुए कैसे आर्टिकल 6 के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि उसकी वायलेशन हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने उसको इग्नोर करते हुए जो प्रेजुडिस्ड सफ़र, मुझे अब तो बिल्कुल यकीन होता जा रहा है, पहले तो मेरा गुमान सख्त था, उस प्रेजुडिस के तहत विच इज़ बेस्ड ऑन हेट्रेड ऑफ वन इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल पोजीशंस, और उन्होंने उठा के उनको सजाए मौत भी दे दी है और ड्रैग भी करवाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस किस्म की, शायद इस किस्म के फैसले की नज़ीर पूरी दुनिया की ज्यूरिस्ट्स को अगर ढूंढ ले, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे आई हुई होगी। अच्छा सर, चलें, उनकी वो जजेस ने तो नहीं पूछा, लेकिन आप एज ए हुकूमत तो ये विड्रॉ कर सकते थे ना सर? जनाब, जज ने इंसान को ज़िंदगी और मौत का फैसला उस बुनियाद पे करना था। जज ने एक तारीख रकम करनी थी। जज ने सिविल मिलिट्री रिलेशन, मेरे सवाल का जवाब दे सर, टाइम नहीं है सर। जज ने गलत फैसला किया, मान लेते हैं डॉक्टर साहब। सर, जज ने गलत फैसला दिया, उसने नहीं पूछा, लेकिन क्या हुकूमत विड्रॉ नहीं कर सकती थी? जी आप बताएं सर, बताएं। जनाब, डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि ये मामला गुस्सा निकाला जा सकता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये मामला एजिटेट हुआ, अदालत के अंदर ये मामला उठा, इस मामले को एड्रेस किया गया, एडर्स एंड अबेटर्स का इशू भी उठा अदालत इसी कोर्ट के अंदर, और उसने कोर्ट ने एग्री कर लिया। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट अपील में गई, हाई कोर्ट ने भी इंडोर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये मामला सेटल हुआ कि एडर्स एंड अबेटर्स को नहीं देखना, सिर्फ एक इंडिविजुअल के खिलाफ केस चलेगा। और उस वक्त ये मामला एजिटेट नहीं हुआ। जब तक ये केस चलता रहा, उस वक्त तक तो किसी ने इस मामले को, इस पॉइंट को रेज नहीं किया, और ये मामला रेज होने के बाद एड्रेस हो चुका है। सही बात। अब मामला सिर्फ उस जज साहब का उन अल्फाज के इस्तेमाल का है, और मैं समझता हूं अभी भी इसकी रेमेडी यही है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सारे सुकम सामने आ जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस केस को रिमांड कर दे ताकि ये केस रीट्रायल में जाए और उसके जो सुकम है वो दूर हो जाए। लेकिन ये सिर्फ पहली दफा नहीं हुआ। ये जो आप जिक्र कर रहे थे ना आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, उस मामले को भी इंटेंशनली खराब किया गया। शेख वकास साहब से पूछ ले तो आखिरी जुमला शेख वकास साहब। एक तो अपील में चले जाएं तो मेरे ख्याल में अगर अपील में चले जाएं तो इस फैसले के खिलाफ कुछ नहीं है। अगर सेनेटरी प्रिवेल करे तो फैसला हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हुकूमत अपील में ना जाए, अगर सरेंडर करने वाली शर्त तंग करे, और 30 दिनों के अंदर यह फैसला अपनी फाइनलिटी इख्तियार करेगा, और फाइनलिटी इख्तियार के बाद प्रेसिडेंट को पार्डन दे देनी चाहिए। इमरान खान साहब को यह सोचे समझे बगैर कि लिबरल्स क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस फौज का सोचें और उन लोगों का सोचें जो बारबेरिज्म जो है उसको पाकिस्तान में पनपता हुआ नहीं देख सकते, और जनरल मुशर्रफ गद्दार नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने ब्रेकिंग की है, उन्होंने उनको बताया था, लेकिन वजीर आजम ने विड्रॉ नहीं किया। पूरा का पूरा मेरा प्रोग्राम टर्न कर दिया आपने इस स्टेटमेंट के बाद। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वक्त खत्म हो जाता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।